आरबीआई हर 6 महीने में एफएसआर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है। ये ये नहीं बताता कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। इसके ज़्यादातर नंबर बैकवर्ड्स लुकिंग या पास्ट के होते हैं। ये नंबर्स ऑटोमेटिकली आउटडेटेड ही होते हैं और ये बताते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम कुछ महीनों पहले कैसा था। अब एफएसआर भले ही टाइमली नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। ये रिपोर्ट इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है। ये वो नंबर्स नहीं है जो कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट्स में दिख सकते हैं, और ये नंबर्स ब्रॉड एवरेजेस या टॉप लाइन नंबर्स देखने से भी नहीं दिखते। लेकिन इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के ऑपरेशन समझने के लिए इन नंबर्स को देखना काफी जरूरी होता है। जब आरबीआई ने 31 दिसंबर को एफएसआर रिलीज किया, हमने डिसाइड किया कि हम इसके बनाए हाई लेवल पिक्चर पे ध्यान नहीं देंगे। इसकी जगह हम कुछ इंटरेस्टिंग और कम डिस्कस पार्ट्स पे फोकस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब इंश्योरेंस सिस्टम काम नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम प्राइवेट इंश्योरर्स के ऑपरेशंस पे फोकस करेंगे। हम इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंस के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम इंश्योरेंस पे जीएसटी का इम्पैक्ट भी समझेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम शायद इस रिपोर्ट में डिस्कस दूसरे सेक्टर्स पे भी फोकस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब इंडिया का इंश्योरेंस बिजनेस काम नहीं करता तब क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रीमियम रेगुलरली आता है, पे आउट्स नोन पॉइंट्स पे होते हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए तो टाइमिंग लगभग पक्की होती है। लेकिन जब क्लेम्स सेटल होते हैं तब ये एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ कब होगी। लेकिन एक्चुरियल मॉडल्स के थ्रू ब्रॉड पीरियड्स में पे आउट मॉडल किए जा सकते हैं। इस प्रेडिक्टेबिलिटी के कारण ही इंश्योरेंस बिजनेस काम करता है। अगर इंश्योरर को ये रफली पता होता है कि पैसे उनके अकाउंट से कब जाएंगे, तो ये अपने प्रीमियम्स का इनफ्लो इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकता है और इसे लिक्विडिटी क्रंच के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आरबीआई ने एक ऐसा सिचुएशन फ्लैग किया है जो इस प्रोसेस को बिगाड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में इंश्योरर्स का शेड्यूल्ड मैच्योरिटीज का पे आउट कम हुआ है और सरेंडर्स और विड्रॉल्स का शेयर बढ़ा है। आसान शब्दों में लोग एक्सपेक्टेशन से पहले ही एग्जिट कर रहे हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। सोचो, एक इंश्योरर को लगा कि वो कुछ पैसे 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है और वो इसे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालता है जो 10 साल में मैच्योर होगा। लेकिन पॉलिसी होल्डर्स 2-3 साल में ही अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं। इंश्योरर को अचानक कैश अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरर के पास इन पॉलिसी होल्डर्स को पैसे वापस करने के लिए एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन इन एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंसा रह सकता है, जिससे इंश्योरर को लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ सकता है। लेकिन ये अर्ली एग्जिट्स बढ़ क्यों रहे हैं? आरबीआई के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं जिन्हें प्रोटेक्शन जैसे बेचा जा रहा है, लेकिन बायर्स इन्हें सेविंग्स प्रोडक्ट जैसे ट्रीट कर रहे हैं, जिससे ये जल्दी विड्रॉ कर रहे हैं। या ये मिस सेलिंग का रिजल्ट भी हो सकता है। शायद बायर्स को ये पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट्स जैसे बेचे जा रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स हैं ही नहीं। या ये शायद बस एक हाउस होल्ड कैश फ्लो स्ट्रेस हो सकता है। लोगों को शायद अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए अपने पैसे वापस चाहिए। कारण जो भी हो, इस ट्रेंड को ध्यान से देखना चाहिए। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। अगर अर्ली एग्जिट्स के कारण डायनामिक बदलता है तो उससे इंडस्ट्री का बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। इन अर्ली विड्रॉल्स के अलावा आरबीआई ने पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरर्स के कॉस्ट के ट्रीटमेंट में भी कुछ मेजर डिफरेंसेस पॉइंट आउट किए हैं, खास करके कमीशंस के साथ। इंश्योरर्स अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को कमीशंस पे करते हैं। इसमें एजेंट्स, इंटरमीडियरीज या कोई भी दूसरे सेलर्स इंक्लूडेड होते हैं। ये इंश्योरेंस बिजनेस के सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। क्लेम्स हटाने के बाद ये इंश्योरर्स के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स का 40 to 50% होते हैं। लेकिन आरबीआई ने इन कॉस्ट्स में एक चेंज नोटिस किया है। एक तरफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स ने कमीशन स्ट्रक्चर्स फ्लैट और स्टेडी रखे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट इंश्योरर्स का रीसेंट सालों में कमीशंस का एक्सपेंस लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लाइफ और नॉन लाइफ दोनों साइड्स में हो रहा है। पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स में ये डिफरेंस 2023 से क्लियर होने लगा था। डिस्ट्रीब्यूशन के कम्पिटिटिवनेस के कारण इस डिफरेंस का इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री में फैल सकता है। अगर एक इंश्योरर ज्यादा पे करता है तो इससे सेलर को उस पर्टिकुलर इंश्योरर के प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचने का इंसेंटिव मिलता है, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता दिख भी रहा है। रिसेंट टाइम्स में प्राइवेट इंश्योरर्स पब्लिक इंश्योरर्स से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा ग्रोथ को हायर कमीशंस के थ्रू खरीद रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में रिस्क्स भी हैं। जैसे किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह
कस्टमर्स अक्वायर करने के इन एक्सपेंसेस से इंश्योरर्स का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है। और अगर कस्टमर पॉलिसी से तब तक जुड़े नहीं रहता जब तक ये प्रॉफिटेबल हो सके, तो इंश्योरर्स को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, फिलहाल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सरेंडर्स और विड्रॉल्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में हाई कमीशंस के कारण इंश्योरर्स के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ सकता है। अब ऐसे में इंश्योरर्स ये सारे कॉस्ट्स बियर तो नहीं करेंगे, ये हाई प्रीमियम के थ्रू इन्हें पॉलिसी होल्डर्स पे पास ऑन कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन में इंश्योरेंस बिजनेस जैसे जैसे स्केल करता है, इंश्योरर्स के ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं और इससे इनके लिए बिजनेस करना सस्ता हो सकता है और ये कॉस्ट सेविंग कस्टमर्स तक पास ऑन होने चाहिए। लेकिन इंश्योरर्स कस्टमर्स के लिए हाई एक्विजिशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं और इसका बर्डन कस्टमर्स तक ही पास ऑन कर रहे हैं। इससे एक अजीब सिचुएशन बनता है। इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी, मतलब पर पर्सन कितना एवरेज प्रीमियम पे होता है, 2020 टू 2021 के $78 से बढ़ा है और 2024-25 तक $97 तक पहुंचा है। लेकिन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का ग्रोथ लगभग रुक चुका है। मतलब ऑन एन एवरेज पॉलिसी होल्डर्स ज्यादा पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस खरीदने वाले लोग नहीं बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते कॉस्ट्स के कारण अफोर्डेबिलिटी कम होती है, जिससे लोगों में डिमांड कम होती है और ब्रॉडर इंक्लूजन भी कम हो जाता है। एफएसआर ने री इंश्योरेंस में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व की है। री इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली रेगुलर इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योर करती हैं। ये सुपर इंश्योरर्स जैसे होते हैं। ये किसी इंश्योरर के पोर्टफोलियो के किसी बड़े हिस्से से आने वाले रिस्क को अब्सॉर्ब करने का प्रॉमिस करते हैं। इससे रेगुलर इंश्योरर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और इसीलिए ये इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के मैच्योरिटी और ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। अब हाई लेवल पे इंडिया के री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सब सही लगता है। हमारा ओवरऑल डोमेस्टिक री इंश्योरेंस मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये प्राइमरी इंश्योरेंस मार्केट जितनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मतलब इंडिया के री इंश्योरेंस डिमांड का एक बड़ा हिस्सा फॉरेन री इंश्योरर्स फुलफिल कर रहे हैं। डेटा के हिसाब से इंडिया में पिछले कुछ सालों में इंश्योरर्स के बिजनेस रिस्क का री इंश्योरेंस में ट्रांसफर लगभग 1.3x बढ़ा, लेकिन इंडिया के बाहर ट्रांसफर और ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये सेम पीरियड में लगभग डबल हो गया है। एब्सोल्यूट नंबर्स में इंडियन इंश्योरर्स अब्रॉड री इंश्योरर्स से दुगना बिजनेस रिस्क डोमेस्टिक री इंश्योरर्स को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फॉरेन री इंश्योरर्स को ट्रांसफर हो रहा रिस्क का शेयर अब बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक मार्केट्स में लिमिटेड कैपेसिटी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडिया में बस एक फुल इंश्योरर है। यह है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक पीएसयू है। इसकी मोनोपोली एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स से मेंटेन्ड है। इसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है, मतलब इसे एसेट खरीदने का पहला राइट मिलता है। लेकिन जीआईसी अकेले सारे इंडियन इंश्योरर्स के बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। ये एक चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि री इंश्योरेंस बस एक सेफ्टी वाल्व नहीं होता, ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी होता है। अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी लिमिटेड हो तो प्रीमियम आउटफ्लोज एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, प्राइसिंग और टर्म्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं और एक्सट्रीम इमरजेंसीज और स्पेशलाइज्ड रिस्क्स के लिए स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी भी बिल्ड हो जाती है। इसलिए डोमेस्टिक री इंश्योरेंस कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। इसके लिए इंडिया में बिजनेस सेटअप और स्केल करना इजी करना पड़ेगा। इसीलिए जियो का इस स्पेस में अलायंस के साथ पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है, जिसे ट्रैक करना चाहिए। हमें फ्यूचर में और ऐसे पार्टनरशिप्स की जरूरत भी होगी। फाइनली आरबीआई ने एक इंटरेस्टिंग नया फैक्टर भी मेंशन किया है, जो इंडिया के इंश्योरेंस बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। ये फैक्टर है इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी एग्जेम्पशन, जो सितंबर 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये देखने में तो एक कंज्यूमर फ्रेंडली मूव लगता है। आफ्टर ऑल ये प्रीमियम्स का इफेक्टिव कॉस्ट कम कर देता है। इससे ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस खरीदने में मदद मिलनी चाहिए, जिससे पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन इसका एक और भी बड़ा और मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जिसे आरबीआई ट्रैक कर रही है। देखो, जैसे जैसे इंश्योरेंस अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव होगा, प्रीमियम्स बढ़ेंगे। इंश्योरर्स के पास लॉन्ग ड्यूरेशन लायबिलिटीज का एक बड़ा पूल होगा। ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन लायबिलिटी से ही सॉवरेन बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स और दूसरे लॉन्ग टर्म एसेट्स फंड हो सकते हैं, जिनकी इकोनॉमी को जरूरत होती है। इवन वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इंश्योरर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल के नेचुरल प्रोवाइडर्स होते हैं। मतलब जैसे जैसे इंश्योरेंस अफोर्डेबल होगा, इकोनॉमी को इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलेगा। तो जीएसटी कट्स डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्ड करने का तरीका हो सकता है। ये वो पैसे हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं और इंडियन एसेट्स में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। इससे लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए हमारा फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंस कम होता है। ये आरबीआई के एफएसआर का एक छोटा हिस्सा था। हम शायद इसके दूसरे सेक्शंस को आने वाले एपिसोड्स में भी कवर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।